अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करप्शन खत्म करने के जो दावे करते हैं, इनकी हकीकत क्या है? अली अमीन गंडापुर को वजारत आला मिली है या वजारत बड़कबाजी? आज के प्रोग्राम में इन सब मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन पहला मौजू है हल नहीं निकलता। कितने ही वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, एक वज़ीर आज़म फांसी पर लटकाए गए, एक वज़ीर आज़म खुदकुश हमले में शहीद की गई, दीगर पर केस बनाए गए, इन्हें सलाखों के पीछे डाला गया। सियासतदानों और सियासी कारकुनों के खिलाफ रियासती ताकत इस्तेमाल की गई, सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन इससे हल नहीं निकलता, क्योंकि मसले का ये जो हल तलाश किया गया है, इससे ये हल तो है लेकिन ये है भी नहीं। सियासतदानों ने भी सियासतदानों के खिलाफ कवानीन बनाए, सियासतदान अभी सियासतदानों को जेर अताब लाए, लेकिन इससे हल नहीं निकलता। हल इस तजवीज़ में है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान दी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब ब्यूरो कवानीन में तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन आज की समाअत के दौरान अदालत के जो रिमार्क्स हैं, पाकिस्तान के सियासी मसले का हल इन रिमार्क्स में है। अदालत ने कहा है कि कानून में अगर कोई खराबी है तो सियासतदान पार्लियामेंट में बैठकर वो खराबी दूर करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हालात खतरनाक हैं तो अपने साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग को बुझाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर इस मुल्क को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, सियासतदान होंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर ने भी बानी पीटीआई से पूछा आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालिफत नहीं की? बानी पीटीआई ने जवाब दिया इनकी हुकूमत साजिश से गिराई गई थी, वो पार्लियामेंट जाकर इसी साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकते थे। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा सियासतदान पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ताहम अदालत में केस की समाअत के बाद रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद ने मीडिया से जो गुफ्तगू की, इससे तासुर यही मिला कि पीटीआई भी अभी सियासतदानों के साथ मिलकर मसाइल हल करने को तैयार नहीं। यहाँ पे ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनसे बात होनी चाहिए। ट्रूली इलेक्टेड का मतलब जो फॉर्म 45 की पार्लियामेंट, जिसको अवाम ने, कौम ने जिसको वोट दिया है, असल वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अवाम के नुमाइंदे वो होते हैं। केस की समाअत के दौरान यह शिकायत भी सामने आई कि बानी पीटीआई को वुकला तक रसाई नहीं दी जा रही। इस पर हुकूमत ने इन सहूलियात की तस्वीर जारी कर दी जो बानी पीटीआई को जेल में हासिल। साबिक वजीर आजम को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत दीगर सहूलियात दी गई हैं। इन्हें एक छोटा किचन और वर्जिश के लिए साइकिल भी दी गई है। जेल की राहदारी में इन्हें 2 मरतबा वॉक करने की इजाजत है। आज एक साबिक वजीर आजम के जेल के कमरे की तस्वीर सामने आई है, लेकिन हमारे तो हर वजीर आजम को ही जेल भेजा गया, हमारे तो हर सियासतदान पर केस बनाए गए और बाद में कोई भी केस साबित न हो पाया। अदालतों ने करार दिया कि यह केस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे, सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए थे, किसी की अना को तस्कीन देने के लिए बनाए गए थे। यह सब कुछ जो किया जाता रहा और किया जा रहा है, इससे हल नहीं निकलता। साबिक वज़ीर आज़म भी इसी तरह जेल के सेलों में कैद रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में 7x10 फीट की कोठड़ी में कैद किया गया था। इन्हें एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बीबीसी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर सलमान तासीर की लिखी किताब का हवाला दिया। इसके मुताबिक भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को यह बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना बंद कर दिया ताकि इन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही ना पड़े। जब नवाज शरीफ को अडयाला जेल में कैद किया गया तो यहां इन्हें एक क्लास दी गई थी। इस एक क्लास में कैदी को 2 कमरों पर मुहित एक अलग बैरक दी जाती है, जिसके एक कमरे का साइज 9x12 फीट होता है। इस क्लास के कैदी के लिए बेड, फ्रिज, टीवी और फर्नीचर के अलावा अलग बावर्ची खाने की सहूलत मौजूद होती है। एक क्लास के कैदी को जेल का खाना खाने की बजाय अपनी पसंद का खाना पकाने की भी इजाजत होती है। इसके अलावा एक क्लास में रहने वाले कैदी को 2 मुशक्कती भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर जब नवाज शरीफ को अडयाला जेल रावलपिंडी से कोट
लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया गया तो वहां ए क्लास सहूलत मैसर नहीं थी और इन्हें बी क्लास दे दी गई। यहां नवाज शरीफ की बैरक में एक बेड, मैट्रेस, रजाई, अखबार और टीवी फराहम किया गया और बैरक के सामने एक छोटा बागीचा भी था। मेरा मसला ये नहीं नाज़रीन कि वज़ीर आज़म को जेल में क्या सहूलियात मिलती हैं और क्या नहीं मिलती। मेरा मसला ये है कि वज़ीर आज़म ही जेलों में क्यों जाते हैं और जिन मुकद्दमात में वो जेल जाते हैं बाद में वो मुकद्दमात रुई के गालों की तरह उड़ क्यों जाते हैं या अदालतें खुद अपने ही फैसलों से रुजू क्यों करती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी 1979 में दी गई थी लेकिन अदालत ने 2024 में माना कि इन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त भी कहा गया था कि कब्र एक है और मुर्दे दो। फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी सब मुकदमात खत्म हुए और अब बानी पीटीआई को भी तमाम मुकदमात में या तो बरियत मिल चुकी है या फिर जमानत। इस वक्त वो सिर्फ इद्दत के दौरान निकाह केस में जेल काट रहे हैं। कहना यह है कि मुकदमात बनते हैं, जेलें होती हैं, लेकिन फिर सब मुकदमात एक एक करके खत्म हो जाते हैं। बानी पीटीआई के दौर में भी इनके मुखालिफ सियासतदानों को जेलों में डाला गया, कोई नैब गर्दी का शिकार हुआ, कोई महकमा एंटी करप्शन के हत्थे चढ़ा। ये सब कुछ बानी पीटीआई के दौर में हुआ और इससे पहले भी यही दोहराया गया और हमारे मुल्क की सियासी तारीख में हमेशा से यही कुछ हो रहा है, लेकिन इससे हल नहीं निकलता। हल किस चीज से निकलेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफियों का एक पैनल होगा, उनसे हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तज़िया-निगार मोहतरमा मोना आलम साहिबा ने। एंकर पर्सन तज़िया-निगार जनाब अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तज़िया-निगार एंकर पर्सन हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं। मैं आप तीनों का इंतहाई मशकूर हूं कि आपने वक्त निकाला। मलिक साहब, सवाल यह है कि हर बार वजीर आजम को ही जेल क्यों जाना पड़ता है? आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हुई तो बड़े अहम रिमार्क्स थे अदालत के। वो बार बार सियासतदानों के कोर्ट में बॉल को डाल रहे थे कि आप अपने मामलात खुद सुलझा लें। खान साहब कह रहे थे हम आपकी तरफ देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपकी तरफ देख रहे हैं। सर, क्यों है सियासतदान एक दूसरे के दुश्मन? यह है कि सियासतदानों को अपने मामलात सियासी मैदान में ही, पार्लियामेंट के अंदर और आपस में मिल बैठ के तय करने चाहिए। और आपको याद होगा इरफान कादर साहब भी एक ज़माने में मुसलसल जब मियां नवाज शरीफ के मुकदमात चल रहे थे उस वक्त भी कह रहे थे कि सियासी मामलात के अंदर अदालतों को नहीं आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासतदान ये बात कहते तो हैं कि हम अपने मामलात मिलजुल कर तय करेंगे, लेकिन कभी अदलिया की तरफ देखते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, कभी चोर दरवाजे तलाश करते हैं, जिसकी बुनियाद पे जो है मुल्क के अंदर सियासी बहरान ख़त्म नहीं होते। और हर कोई अपनी मर्जी की इस्टेब्लिशमेंट चाहता है, हर कोई अपनी मर्जी की अदालतें चाहता है। और फिर अदालतों के अंदर भी जिस किस्म के रिमार्क्स दिए जाते हैं उस पर फिर जब कड़ी तनकीद की जाती है फिर अदलिया भी नाराज होती है कि हमारे ऊपर तनकीद की जा रही है। लेकिन अमूमी इंप्रेशन आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि किसी जज साहब के जो रिमार्क्स हैं, हालांकि उनके फैसले बोलने चाहिए, लेकिन उनके रिमार्क्स के अंदर अगर इस किस्म की झलक पाई जाए कि किसी की मकबूलियत है या किसी की मकबूलियत नहीं है, और अगर किसी की मकबूलियत है तो वो कानून से मावरा कैसे हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें मेरे ख्याल में अदालती जो है समाअत के दौरान ज़ेरे बहस ही नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कल कोई शख्स बड़ा मकबूल हो, क्या वो कत्ल कर सकता है? क्या उसको अपने कत्ल की सजा नहीं मिलेगी? लेकिन सर प्रॉब्लम मलिक साहब प्रॉब्लम कुछ और है सर। प्रॉब्लम आज मौजू भी हमारा थोड़ा मुख्तलिफ है। मौजू ये है, मैं मोना साहब आपकी तरफ आता हूँ, मलिक साहब का लिंक अभी चला गया है। मौजू ये है कि हर वजीर आजम को जेल जाना पड़ा और उनको जेल भेजने से की वजह भी कोई और सियासतदान बना। आज अदालत ने भी यही बात की है और अदालत में आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि आपने भी अपने दौर में बेसिकली सियासतदानों का ही एहतसाब करना चाहा। हालांकि ऐसा नहीं कि इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान करप्ट हैं और बड़े शोबे हैं जहां पे करप्शन टिका के हो रही है। तो ये कब रुकेगा? एक वजीर आजम आता है, वो पहले वाले को जेल भेजना चाहता है और ये सिलसिला लगता है कि इस मुल्क में कहीं नहीं थमने वाला। आज आपको पता है इस पूरी चीज से ज्यादा जो ज्यादातर सोशल मीडिया जो भी अब रह गया है इस मुल्क में एक्ट पे पाबंदी के बाद, उस पे जो भी बात हुई वो आपको पता है वो ज्यादातर उसका महवर यही था कि वो खान साहब की जो सेल की तस्वीर आई है सामने और उसको हर कोई अपनी अपनी एक नजरिए से और अपने अपने ऐनक लगा के देख रहा है। अगर पीटीआई वाले जो हैं वो कह रहे हैं वो कायम है कि जी ये डेथ सेल से कोई कम नहीं है,
और ये बिल्कुल सॉलिटरी कंफाइनमेंट है, आपने छोटा सा कमरा दिया है, उसमें बाथरूम भी जो है वो सेपरेट नहीं है, सच उसी कमरे का एक तरह से हिस्सा है और बहुत तंग कमरा है और ये सारी बात, उनको अभी भी वो डेथ सेल लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत जो कि पहले ये दावे कर रहे थे कि इमरान खान साहब को बुकिंगम पैलेस में रखा हुआ है, वो भी अपने उस दावे पर कायम है। वो आज भी कह रहे हैं कि देखा हम तो आपको पहले ही बता रहे थे कि वो बुकिंगम पैलेस में रहते हैं, ये रहे सबूत। तो लेकिन दोनों की जो बातें हैं वो मज़ाक़ा फेज है, ना वो कोई महल है और ना वो कोई डेथ सेल है। बात यह है कि ये जो वज़ीर आज़म के ऊपर जो एक मामला हो गया है ना, बहुत ऐसा लगता है कहीं रुकेगा नहीं कहीं जाके। 1 लाख फैसिलिटीज की अक्सर बात की जाती है कि जो आप उनको आम कैदियों की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह के मैं इस रिमार्क से और डिसेंटिंग नोट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है शायद कुछ लोग उनको एक कोई प्लान्ड कोई चीज के तहत उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर उनका पूरा डिसेंटिंग नोट पढ़ें तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप ना जुल्फिकार अली भुट्टो को आप आम कैदी की तरह ट्रीट कर सकते थे, ना आप नवाज शरीफ को आम कैदी समझ सकते हैं और ना इमरान खान को। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आम कैदी नहीं होते। और ये जो बयानिया था, ये जब नवाज शरीफ साहब के टाइम पे थे तो सारे जो हक बजानिब लोग थे, ये सारे ये इमरान खान साहब को बात समझाते थे कि आप कह रहे हैं कि ये टीवी निकाल दूंगा, एसी निकाल दूंगा, फ्रिज निकाल दूंगा, तो वो कोई आम कैदी नहीं है, वो इस मुल्क के मल्टीपल टाइम्स प्राइम मिनिस्टर है। मुझे नहीं पता कि अब वो लोग सारे इमरान खान साहब के लिए दूसरे मयार क्यों रखते हैं और उनको क्यों ये लगता है कि इमरान खान साहब अभी जिस हालत में रह रहे हैं वो बहुत कोई उनके लिए प्रिविलेज्ड हालत है और बहुत ही गलत, मुझे मायूब सी बात लगती है। उनको अपने पुराने नैरेटिव पे मुझे नहीं पता क्या मुसीबत पड़ रही है या क्या कसूरी पड़ी हुई है उन्हें जो वो वापस नहीं जा रहे। वो खुद सोचे कि वो पहले क्या बातें करते थे और अब अगर वो उन बातों से पीछे हट रहे हैं ये कहकर के नहीं इमरान खान साहब बड़े प्रिविलेज्ड है। जो वो कमरा था वो प्रिविलेज तो कतई नहीं है और ये बात भी बिल्कुल सही है जस्टिस अतहर बिन अल्लाह के रिमार्क्स में कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को आम कैदियों की तरह नहीं देख सकते हैं और हमें अपनी अपनी ऐनक उतारनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, अमीर अब्बास साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में जेल जाना जरूरी है? जी, यहाँ तो अब ये क्राइटेरिया बन चुका हुआ है कि वज़ीर आज़म अगर कोई बनेगा तो वो जेल जाएगा और वो कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर वो खड़ा होने की कोशिश करेगा, अगर वो सिविलियन सुपरमेसी की बात करेगा, अगर वो कहेगा कि ये कैसा दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी, अगर वो कहेगा कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होनी चाहिए, अगर वो कहेगा कि मैं कौम ने मुझे मुंतखब किया है, मैं हूं इस मुल्क का फैसला साज इदारा, मैं हूं इस मुल्क की हतमी ताकत, मैंने कौम के सामने जवाब देना है, मैंने इस मुल्क की खारजा पॉलिसी बनानी है, मैंने इस मुल्क की दाखिली पॉलिसी बनानी है, मैंने कौम के साथ एक कमिटमेंट की है, मैं उसका अमीन हूं, मैं कस्टोडियन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हूं। जो ये करेगा और ये कहेगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर या अडयाला में पड़ा होगा या कोट लखपत में पड़ा होगा। यही कसूर इमरान खान का आज है, यही कसूर माजी में नवाज शरीफ ने भी किया था। बाकी इन सियासतदानों की गलतियां अपनी जगह पे, मैं भी इनका बहुत बड़ा नाक़िद हूं, लेकिन हमें आज एहसास होता है कि नहीं यार, ये इतने बुरे लोग नहीं थे जितना इनको बना दिया गया। इनके इर्द गिर्द भी हालात और माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि इनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा जाता कि ये फिर कभी सहूलतकारी करना शुरू कर देते हैं मुक्तदरा की, और जब ये खड़े होने की कोशिश करते हैं तो फिर तख्तादार इनकी मंजिल होता है। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आप देख ले क्या किया हमने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, जैसे मोना जिक्र कर रही थी। आज 45 साल लगे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, ये लिखा है अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कि 45 साल लगे आपको वो दाग धोने पे, लेकिन आप उसका मदावा नहीं कर सकते जो कुछ भुट्टो के साथ आपने किया। फिर वो लिखते हैं कि क्या तुम्हें कुछ और दिहाइयां चाहिए जो आज दाग लगा रहे हो, ब्लेमिश का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, जो आज तुम दाग लगा रहे हो, इस दाग को धोने के लिए तुम्हें फिर मजीद दिहाइयां चाहिए होंगी। आज तुम्हारे हाथ में, आज कल गुजर गया तुम्हारे हाथ से, जो आज तुम्हारे हाथ में है तुम आज को दागदार कर रहे हो। आज इमरान खान को आपने उसी तरह से कटहरे में खड़ा कर रखा, जैसे कभी बेनजीर को खड़ा किया, जैसे कभी नवाज शरीफ को खड़ा किया, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को खड़ा किया आपने। तो ये खेल अब इस मुल्क में देखें, ये चलाना हम चाहेंगे भी तो नहीं चल सकता।
अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस पॉलिटिक्स होगी, याद रखिएगा। पाकिस्तान में सियासतदानों की गैर फितरी ना पैदावार हो सकती है, ना गैर फितरी मौत हो सकेगी अब इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर। वो एक कोशिश की गई, अब आपकी बात ठीक है, 8 फरवरी के से पहले एक कोशिश भी की गई, एक जमात बनाई गई, बाद में पता चला कि उस जमात के सरबराही अपनी सीट हार गए, फिर सियासत से किनारा कशी उन्होंने कर ली, तो गैर फितरी सियासत अब नहीं हो सकती है। मलिक साहब, जो बात अमीर अब्बास साहब ने की है, यही नुक्ता है मेरा कि क्या सियासतदान कसूरवार हैं ये जो एक दूसरे के साथ करते हैं, या जैसे अमीर अब्बास साहब ने कहा कि इनको भी लाचार कर दिया जाता है, इनको भी बेबस कर दिया जाता है? असल में अमीर अब्बास साहब बड़े असूल पसंद साफी हैं, उनसे इख्तलाफ मैं बहुत कम करना चाहता हूँ। कोई ये जो है वो जो हमारे सियासतदान हैं, ये रोटी को नोटी नहीं कहते। ये जो है जज्बातियत से जरा निकल के सोचिएगा। जब इमरान खान साहब पॉपुलर होना चाह रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इसलिए साथ दिया था एस्टेब्लिशमेंट का कि पीपल्स पार्टी और PMLN को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दिया जाए। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि इमरान खान साहब बैठ के निजी महफिलों में कहा करते थे कि इन दोनों की सियासत खत्म करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हम इनकी सियासत को खत्म कर देंगे? जब आप सियासतदान एक दूसरे को गिराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को बुला के उनको कहते रहे कि इसको सियासत से निकाल दो और मेरे लिए रास्ता बनाओ, फिर कैसे ये मुमकिन हो सकेगा जिस इंडिजिनस हम सियासत की बात कर रहे हैं? आज भी आप देखिए क्या इल्जाम है इस PDM की हुकूमत के ऊपर। मोना साहबा, यही सवाल मेरा आपसे है, हु टू ब्लेम? ये देखिए, जो हम अक्सर सियासतदानों पे कहते हैं कि ये लोग, जैसे भी मलिक साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब बता नहीं सकते कि वो निजी महफिलों में क्या बात करते थे। तो देखिए, ये बातें ठीक है, निजी महफिलों में हम सारे लोग अपने अपने सियासी मुखालफिन को किसी भी कीमत पर चाहे जो मर्जी करना पड़े, चाहे खुद जाकर किसी की गोद में बैठना पड़े या फिर किसी और को कोई, बेशक आप उनके ऊपर घिनौना इल्जाम भी क्यों ना लगाना पड़े अपने सियासी मुखालिफ पर, हो या किसी भी कीमत पर हमारे जो सियासतदान है वो चाहते हैं कि उनके जो सियासी ओपोनेंट है उनका सियासी मैदान के अलावा कहीं और मुकाबला किया जाए। तो ये बड़ी बदकिस्मत बात है। इमरान खान साहब से भी जाहिर है कि जो इल्जाम आते हैं वो पुरानी, जो एक कहते हैं ना, उनको घोस्ट ऑफ पास्ट, उनको माजी के जो उनके भूत हैं, जिन्नात हैं, वो उनको आज डरा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इमरान खान साहब को ये घोस्ट ऑफ पास्ट डरा रहे हैं? क्या दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, जहां पर कॉलें की जाती थी और कहा जाता था कि जी जजेस को बताया जाता था कि क्या फैसला लिखा जाए जजेस उनके खिलाफ, हमारे सियासी मुखालफिन के खिलाफ, या दहशतगर्दों तक की कहते हैं कि मदद ली जाती थी सियासी मैदान में अपने मुखालफिन को चिट करने के लिए, तो किस किस नहज पर ये लोग गए हुए हैं, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, अभी जैसे अमीर साहब कह रहे थे कि क्या वो जानबूझकर ये करते हैं या फिर ये कि उनको इस पॉइंट पर लाकर उनको खड़ा कर दिया जाता है कि जी आप ये सब करेंगे तो फिर आपका सर्वाइवल है। अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे और अगर आप ये सब नहीं करेंगे, अगर आप जो कहते हैं ना कि ताकतवर को अगर आप ललकारेंगे तो उसके बाद आपका सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो ये बात सोचने वाली है। मैं इस पॉइंट से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी, बट आई थिंक देखिए, बात ये जब सलाहियत आपके हक में हो रही होती है ना और आपके मुखालिफ के ऊपर हो रही होती है तो आपको बहुत अच्छी लगती है। फिर आप अजीब सी ना आप टर्मिनोलॉजीज निकालते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। अभी उसको वन पेज कहते हैं, कभी उसको हाइब्रिड कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, लेकिन जब वही सलाहियत आपके ऊपर आ जाए और सही, यही काम इमरान खान ने किया। मलिक साहब भी मोना यही कह रहे थे। मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान ने जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कोशिश की कि बाकी जमातें सियासत से आउट हो जाएं, इसको क्या कहेंगे? इमरान खान की बदनीयती कहेंगे या ना तजुर्बाकारी कहेंगे, या हो सकता है अब उन्होंने कुछ सीख लिया क्योंकि उनके साथ एग्जैक्टली वही हुआ जो उन्होंने किसी और के लिए चाहा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब उनके साथ वही सब हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना ख्याल है, मैं बहुत मोहतात अंदाज में ये कह रही हूँ, मुझे लगता है ये है कि अब इमरान खान साहब शायद इस चीज से अपना सबक सीख चुके हैं।
मैं बिल्कुल साथ साथ ये बात करूंगी कि नवाज शरीफ साहब जब वो 2017 के बाद से उन्होंने एक अपना नारा बुलंद किया, उन्होंने जिस तरह से एक अपनी आइडियोलॉजी का हाथ पकड़ा और हम सबके दिलों में घर किया, मुझे आज के नवाज शरीफ उस वाली बात से बहुत दूर लगते हैं। वो बेशक चुप भी तो एक मकसद के लिए है और उनकी चुप्पी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो अभी भी नजरियाती है इसलिए वो चुप है। नहीं, नजरियाती शख्स कभी चुप नहीं हो सकता। वो उस वक्त क्यों चुप नहीं थे, ये सवाल करने वाला है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब मुझे लगता है, मैं फिर बहुत केयरफुल अंदाज में कह रही हूँ कि शायद वो अपना सबक हासिल कर चुके हैं। क्योंकि एटलीस्ट जो इत्तलात मिलती है वो यही मिलती है कि उनको कई जगहों से अभी भी कुछ बात करने की, एंगेज करने की कोशिशें जारी है। बल्कि उनकी जो जेल के सर की तस्वीर आई थी उसमें मोना, मैं मलिक साहब की तरफ जा रहा हूं, उसमें नेल्सन मंडेला की किताब भी है, उसमें वाई नेशंस फेल वाली किताब भी है जो तकरीबन हर रीडर ने पढ़ रखी है। पता नहीं मियां साहब ने कभी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अब ये बात मलिक साहब, मैं फिर अमीर अब्बास साहब की तरफ जाऊंगा। आपका सवाल अधूरा रह गया था जो आपसे किया था, मैं उसमें कुछ एडिशन कर देता हूं। मलिक साहब, इमरान खान ना तजुर्बाकार थे, इक्तदार में आए, समझ आ गई, ठोकर खाई, शायद सीख गए होंगे। मियां साहब तो बार बार इक्तदार में आए। क्या मियां साहब ये नहीं समझ पाए कि आज जो वो किरदार अदा कर रहे हैं, आज उनका किरदार कहीं से नजरियाती नहीं है, आज एक बड़े मंजे हुए अपॉर्चुनिस्ट, एक मौका परस्त का किरदार मियां साहब आज अदा कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं सीखा सर? मुझे एक बात बताइए, भी मुन्ना आलम जो है वो बड़े माशाल्लाह जो है वो गलतफहमी का कह लें, खुशफहमी का कह लें, शिकार थे। इमरान खान सब सीख चुके होंगे। क्या सीखे हैं? वो अब भी आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। आरिफ अलवी साहब कहते हैं हम दरवाजा नॉक करते रहेंगे, जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, हम सियासतदानों से बातचीत नहीं करना चाहते। इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत आज भी चाहते हैं अपने लिए। ठीक। और नवाज शरीफ आपसे गुजारिश करूं, मुझे एक जुमला कहने दें। अभी मुन्ना साहब बात कर रही थी कि जेल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है। भाई हम तो मानते हैं प्रोटोकॉल होता है, ये हमें इमरान खान साहब ने सिखाया था। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि गरीब और अमीर का फर्क है जेल के अंदर। सियासतदानों को, हुक्मरानों को बी क्लास सी क्लास मिलती है, आम आदमी जेल में धक्के खाता है। ये इमरान खान साहब का मौकफ था, मेरा मौकफ नहीं है। उनको ए क्लास दें, उनको ए प्लस दें। नवाज शरीफ का बता दें सर, वो मौका परस्त क्यों साबित हुए हैं? उन्होंने कुछ नहीं सीखा। मियां साहब चाहते हैं जिस तरीके से मुझे निकाला गया था, जिस तरीके से इमरान खान अदलिया एस्टेब्लिशमेंट ने गठजोड़ जोड़ के मुझे निकाला था, अब मैं उनके साथ मिलकर इमरान खान साहब को पीछे कर, यानी वो कुछ नहीं सीखे। यानी मियां साहब अपने सबसे सीनियर सियासतदान खुद को कहलवाते हैं, इतना भी नहीं सीखे, फिर वही बचकाना। अली हैदर साहब पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान सीखते हैं, सिर्फ ये सीखते हैं कि इक़्तिदार में कैसे जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखते। तो फिर सभी एक जैसे, अमीर अब्बास साहब, फिर तो सभी एक जैसे हैं ना? फिर तो कोई एक यहाँ पे लालो गौहर तो फिर कोई नहीं है, सारे एक जैसे ही है। शाह साहब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इक़्तिदार के मसनद तक पहुंचने के लिए इस मुल्क में रविश बन गई थी, और रविश ये बन गई थी कि इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम से नहीं मिलेगा, इक़्तिदार कहीं और से मिलेगा। जब इक़्तिदार का किबला अवाम से मुंतकिल होकर कहीं और चला गया तो लोगों ने कहा कि भाड़ में जाए पाकिस्तान के अवाम, हमें क्या जरूरत है इनके तलवे चाटने की, क्या जरूरत है इनकी जय जयकार करने की, क्या जरूरत है इनकी खिदमत करने की, क्या जरूरत है इनके सामने अपने आप को काबिल एहतसाब बनाने की। जहां से इक़्तिदार मिलेगा हम वहां जाएं। 8 फरवरी को क्या हुआ 8 फरवरी को इक़्तिदार कहां से मिला, कैसे मिला, किसको मिला? 9 फरवरी को मिला। जो अवाम के पास है उनसे इक़्तिदार 9 फरवरी को मिला। 9 फरवरी को, यानी 8 के बाद शाम 5 बजे के बाद से फिर शुरू हो गया ना। तो जब मुल्क में आप ये इसको सिक्का राइजुल वक्त कर देंगे तो सियासतदान फिर ये काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे आप भी सवाल में फरमा रहे थे, इमरान खान ने पहली दफा मार खाई है एस्टैब्लिशमेंट से या किसी और से, चले जिस जो भी नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने इससे पहले कभी मार नहीं खाई थी, इमरान खान इससे पहले कभी जेल नहीं गया था, वो पहली बार गया है। मैं इमरान खान से शिकवा करूं या मैं उन लोगों से शिकवा करूं जो 3-4 बार मार खा के, जो 50 साल से पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन और जुल्फिकार अली भुट्टो, जिस जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर 50 साल से पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है, उसी पीपल्स पार्टी के दौर में साइफर केस में इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म के लिए सजाए मौत मांगी गई थी। मैं शिकवा पीपल्स पार्टी से करूं या मैं इमरान खान से करूं? जिस नवाज शरीफ को 13 साजिश केस के अंदर
परवेज मुशर्रफ ने पकड़ा और उठा के फेंका यहाँ अटक किले में, फिर कराची जेल में लेकर गया, फिर वहां से डील करके बाहर गए। उसी नवाज शरीफ की हुकूमत के नीचे एक और वजीर आजम के खिलाफ साइफर जैसे केस में सजाए मौत मांगी। ये जो प्रोसिक्यूटर था स्टेट का, उसने मुतालबा किया अदालत से कि हमें मुलजिम को उसको सजाए मौत चाहिए। तो फिर मैं क्या कहूँ कि कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा। इमरान खान कल क्या करेगा, मैं आज उसके कल पर प्रेडिक्शन करना शुरू कर दूं। जिनका आज मेरे सामने है उनसे मैं सवाल ही ना करूं। जिसका कल खराब हो सकता है मैं उसको जूते मारना शुरू कर दूं। हाँ, तेरा कल खराब हो सकता है। जिनका आज मेरे सामने खराब है मैं उनकी बात ही ना करूं। 25 साल से नवाज शरीफ जमहूरियत का चैंपियन, सिविलियन सुपरमेसी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, 50 साल से पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। इद्दत का केस किसकी नाक तले बना। ये निगल कैसे सकते हैं ये इतने गलीज किस्म के मुकदमात जो इनकी नाक तले बनते चले जा रहे हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात। इमरान खान जमान पार्क में बैठा है, रज़ाक शर वकील कत्ल होता है क्वेटा में, उस कत्ल की एफआईआर में 109 दफा में एयानत कत्ल को इमरान खान को शामिल किया जाता है। वही दफा 109 जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी गई। हुकूमत किसकी थी? पीपल्स पार्टी की। उस पीपल्स पार्टी को यह शर्म नहीं आई कि जिस दफा में हमारे कायद को सजाए मौत दी गई वही दफा हमारी हुकूमत में इमरान खान के ऊपर लग रही है। इमरान खान जमान पार्क में बैठा हुआ है, कत्ल कोयटा नहीं हो रहा है। तो मुझे बताएं कि मैं सवाल इमरान खान से पूछूं या इनसे पूछूं, जो आज पाकिस्तान के हाल को, पाकिस्तान के हाजिर को अपने हाथों से मसल रहे हैं और इस कौम के मुस्तकबिल को मोना साहबा जी, मलिक साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं मोना साहबा की तरफ जाऊं। अपना अली हैदर साहब अमीर अब्बास भाई से कहें सवाल उससे भी पूछे इमरान खान साहब से, जिसने हनीफ अब्बासी को सजाए मौत के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की, और उस राना सनाउल्लाह के मुकदमे के बारे में भी इमरान खान साहब से पूछा जाए कि जिसको वो सजाए मौत दिलवाना चाहते थे। 2018 से पहले का मुकदमा था। सही। मोना साहबा आपका इस पे क्या टेक है? लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। वाला मुकदमा बिल्कुल पहले का था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को सजाए मौत देने की कोशिश थी, मुझे इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक दरख्त के पास पे भी अगर हीरोइन निकल जाए तो उसको सजाए मौत हो जाएगी। एक फॉर्मर मिनिस्टर के पास निकले, लॉ मिनिस्टर के पास निकले, उसके लिए तो फिर मेरा ख्याल है आप दूर ही जाए। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उस दौरे हुकूमत में पीटीआई के राना सनाउल्लाह साहब को लटकाने का इरादा था। और अल्लाह हर किसी के ऐसे जो इरादे हैं किसी के भी हो अपने सियासी मुखालिफ के ऊपर, उनको नेस्त तो नाबूद करे। सिर्फ इतनी बात मैं मलिक साहब के बात पे एक करना चाह रही थी, मुझे क्यों लगता है कि इमरान खान साहब सीख गए, मैं आपके इसके फिर जवाब देना चाहती हूँ। इसलिए कि हुकूमत में मुझे कोई, मैं दर्जन लोग गिनवा सकती हूँ, आधा दर्जन हुकूमत के, जो कि ये कह चुके हैं कि हमसे बात करो, हमसे बात करो। वो ऐसे ही तो नहीं कह रहे ना, उनको क्या मतलब अचानक से उनको कोई उनके ऊपर वही नाजिल हो गई है, या उन्होंने कोई वो अच्छाई का शरबत पी लिया है, ओवरडोज हो गया है उसका, वो कहीं से उनको बात आ रही है, ठीक उनको हिंट है कि इमरान खान साहब को एंगेज करें, तो वो एंगेज कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो यकीनन आपको पता है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना उस तरह से, उनके ऊपर बहुत सारी कदगने हैं, उनके ऊपर बड़े सारे, वो खुद कहते हैं हमें हुकूमत में नहीं आना था। तो जिस हुकूमत को वो खुद मान रहे हैं कि हमें घरों से पकड़ के हुकूमत में लाया गया है और बिठाया गया है इख्तियार की कुर्सी पर, वो आपको लगता है ये बातें खुद से कर रहे हैं? मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो खुद से नहीं कर रहे। ठीक है मोना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नसरुल्लाह मलिक साहब सर आपका भी शुक्रिया, और सैयद अमीर अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, अब वक्फे के बाद हाजिर होंगे। कुछ अहम स्टोरीज हैं, खास तौर पे आपको बताएंगे कि बच्चों के एक स्कैंडल में, बच्चों की स्मगलिंग के स्कैंडल में एक बहुत बड़ा नाम गिरफ्तार होता है। कितनी हकीकत है भी या नहीं, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। अली अमीन गंडापुर ओहदे के हिसाब से तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, लेकिन बातें अपने ओहदे और रुतबे से कहीं नीचे की करते। कभी वो अपने सूबे के गवर्नर को सड़क पर फेंकने की धमकी देते हैं, कभी गवर्नर की गाड़ी और पेट्रोल बंद करने के बयानात देते हैं, कभी अपने ही मुल्क के दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की बात करते हैं, कभी बिजली कंपनी पर कब्जे का इरादा जाहिर करते हैं, और कभी रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारने के लिए उकसाते। अभी गुज़िश्ता रोज अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की।
और एक बंदे की हैसियत ही नहीं है कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब। उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे गवर्नर हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्जिम, और तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तेरा लीडर भी मैं जानता हूँ, और तेरे लीडर का तुम्हारा वो चेयरमैन बना हुआ है। फिर मैंने खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने की नहीं रहोगे। जाओ पहले बिलावल से पूछो कि बिलावल तुम जो ऑक्सफोर्ड है तुमने लिया था एडमिशन, किस बुनियाद पे लिया था? ये पूरी कौम को बता रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे के मसाइल हल करने की बजाय बड़के मारने में वक्त गुजारते। हालांकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को मसाइल के अंबार का सामना है। यहाँ सेहत के मसाइल है, तालीम के मसाइल है, सूबे को दहशत गर्दी के शदीद खतरे का सामना है। रोजनामा डॉन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि सूबे के कई अजला में दहशत गर्दों के स्लीपर सेल मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 36 में से सिर्फ 10 अजला की सूरत हाल मामूल के मुताबिक करार दी जा सकती है। 13 अजला की सूरत हाल इंतहाई हसास और 12 अजला की हसास तर है। दहशत गर्दों की जानिब से हमलों की तादाद बढ़ाई जा रही है। रोजनामा डॉन के मुताबिक 2023 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के 1153 वाकयात हुए। इनमें 166 आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के 352 अफराद शहीद हुए। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सहूलियात का फुकदान। महकमा बहबूद आबादी के आदादोशुमार के मुताबिक हर साल 1900 खवातीन ज़चगी के दौरान मौत के मुंह में चली जाती। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे भी माली और इंतजामी मुश्किलात का शिकार है। सूबे की 25 सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स ही नहीं है। 24 मार्च की खबर के मुताबिक ज़रई यूनिवर्सिटी पिशावर के मुलाजिमीन 2 माह से तनख्वाहों और पेंशन से महरूम है। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जारी करदा स्कोर कार्ड में सूबे के सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी 60% नंबर हासिल कर सकी है। अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला हैं, लेकिन इनकी दिलचस्पी सूबे के मसाइल हल करने में नहीं बल्कि अपनी पार्टी के बानी के खिलाफ बनाए गए मुकदमात का हिसाब लेने में। इंशाल्लाह सारे जेली पर्चे हैं, साबित हो गया है, और हम हिसाब लेंगे इस बात का कि वो साइफर के जो हम कह रहे थे कुछ नहीं है, उस पे खान साहब को इतना अरसा आपने जेल में रखा है। ये कोई मजाक बना हुआ है कि आप जेल में डाल लोगे, साबित नहीं कर सकोगे, और उसके बाद आप आराम से बैठ के हम बरी हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे। इससे पहले अली अमीन गंडापुर हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा करने का इरादा भी जाहिर कर चुके हैं और पेशावर में बिजली की तकसीमकार कंपनी पर कब्जा करने की भी धमकी दे चुके हैं। हक ना मिला तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर वापस जाएगा तो खान को भी लेके जाएगा और हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी है आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल प्रेस चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ सजा देने के लिए आन और आपका मेरे हाथ में आएगा। वो ग्रांट जिसे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे का हक समझते हैं, वो ग्रांट भी वफाक से लेने के लिए उनका लहजा खासा तल्ख हो जाता है। कभी वफाक को बताते हैं कि इन्हें हल्का न लिया जाए, कभी बताते हैं कि वफाक को अभी अंदाजा नहीं इसका पाला किससे पड़ा है। यही नहीं, वो गैर जिम्मेदाराना अंदाज में दिए गए अपने बयानात पर फख्र भी करते हैं। पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इस पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। फिर आप मेरे बारे में कहते हैं कि जी मैं गैर जिम्मेदाराना बयान देता हूँ। अगर अपना हक मांगना, अपने लोगों का हक मांगना और ना मिले और उसके बाद मैं कोई बात करूँ हक के लिए और आपके गैर जिम्मेदारी है तो मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मुझे फख्र है इस बात पे, मजीद गैर जिम्मेदार बनूंगा। गैर जिम्मेदारी तो थोड़ी चीज है, उससे आगे भी कुछ बनूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने अवाम ने आपको वोट देकर वजीर आला बनाया। आपने कद काट और ओहदे का भी ख्याल कर ले, अपने सूबे का ख्याल कर ले। सूबे के जो मसाइल हैं इन्हें हल करने के लिए कोशिश कर दें। आप वजारत आला की कुर्सी पर बैठे हैं, किसी सियासी अखाड़े में नहीं उतरे। जब आपको वजारत आला मिली है, वजारत बड़कबाजी नहीं मिली है। नाज़रीन, बच्चों को आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अमेरिका स्मगलिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार समाजी रहनुमा सारम बर्नी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के
हवाले कर दिया गया। FIA हुकाम ने आज सारिम बर्नी को कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया और मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड पर देने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुल्जिम से मुकदमे से मुतालिक रिकॉर्ड हासिल करना है, जबकि शरीक मुल्जिमों को भी गिरफ्तार करना है। अगर हमें कस्टडी ना दी गई तो शवाहिद जाया किए जाने का खदशा है। मुल्जिम सारिम बर्नी के वकला ने अदालत में दलाइल दिए कि तफ्तीशी अफसर के पास इल्जामात के हवाले से कोई सबूत नहीं, लिहाजा सारिम बर्नी के खिलाफ मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया जाए। तहम अदालत ने मुल्जिम सारिम बर्नी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। उधर FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में सारिम बर्नी के खिलाफ बच्चों की स्मगलिंग के इल्जाम में दर्ज पहली FIR की तहलका खेज तफसीलात भी सामने आ गई। मुकदमे के मतन के मुताबिक सारिम बर्नी पर हया नामी नौमौलूद बच्ची को अमरीका स्मगल करने का इल्जाम आयद किया गया। FIR में कहा गया कि सारिम बर्नी ने गुज़िश्ता 1 साल में अमरीकी वालिदैन को गोद देने के नाम पर 20 नौमौलूद स्मगल किए, जिनमें 15 से जायद लड़कियां हैं। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी ने आखिरी मर्तबा हया नामी बच्ची अमरीका भेजी थी। वो बच्ची मुबैना तौर पर इसके वालिदैन से 10 लाख रुपए में खरीदी गई थी। यह भी इंकशाफ हुआ कि बच्ची की खरीदारी में सारिम बर्नी की 1 से जायद अफराद से मुआवनत की थी। बच्ची के वालिदैन इंतहाई गरीब हैं और उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। सारिम बर्नी ने भी अपने इब्तदाई बयान में एक तकनीकी गलती तस्लीम कर ली, ताहम उन्होंने FIR को बिला जवाज करार दे दिया। सारिम बर्नी ने अदालत में दिए गए बयान में कहा कि हमारे पास अमरीकी एम्बेसी वाले आए थे, हमने बताया कोई शख्स हमारे यहाँ इस बच्ची को छोड़कर चला गया, अब कोई गार्डियन बनना चाह रहा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। दस्तावेजात में बच्ची को लावारिस लिखा गया, जो कि हमारे किसी वकील से गलती हुई। यह तकनीकी गलती थी जो कि दुरुस्त भी हो सकती थी। आपको पता है केस क्या बना है? बड़ा हैरत अंगेज वो कागजात मैंने दिए जिस बच्चे का मैं बता रहा हूँ कि इस बच्चे को इसके लवाकिन छोड़ के गए मेरे पास और रखना नहीं चाहते, वो फेंक के गए। उस केस की डिटेल मैंने दी, उस शख्स का बताया मैंने, उसके फोन नंबर मैंने दिए, उसकी FIR मेरे खिलाफ काट दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी को इनके हालिया दौरे अमरीका के दौरान अमरीकी हुकाम ने सर्वेलेंस में रखा था और इनसे 2 बार पूछताछ भी की गई थी। FIA हुकाम का कहना है कि सारिम बर्नी के हवाले से अमरीकी तहकीकाती इदारे भी छानबीन कर रहे हैं, जबकि सारिम बर्नी की जानिब से अमरीका मुंतकिल किए गए बच्चों का रिकॉर्ड सिफारतखाने से FIA हुकाम को फराहम कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ट्रस्ट की दस्तावेजात में सारिम बर्नी के साथ इनकी अहलिया भी बेनिफिशरी हैं। सिंध हुकूमत से दस्तावेजात की तस्दीक के बाद सारिम बर्नी की अहलिया आलिया को भी मुकदमे में नामजद और शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी पर मजीद बच्चों की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मजीद मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करप्शन खत्म करने के जो दावे करते हैं, इनकी हकीकत क्या है? अली अमीन गंडापुर को वजारत आला मिली है या वजारत बड़कबाजी? आज के प्रोग्राम में इन सब मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन पहला मौजू है हल नहीं निकलता, कितने ही वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, एक वज़ीर आज़म फांसी पर लटकाए गए, एक वज़ीर आज़म खुदकुश हमले में शहीद की गई, दीगर पर केस बनाए गए, इन्हें सलाखों के पीछे डाला गया। सियासतदानों और सियासी कारकुनों के खिलाफ रियासती ताकत इस्तेमाल की गई, सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन इससे हल नहीं निकलता, क्योंकि मसले का ये जो हल तलाश किया गया है, इससे ये हल तो है लेकिन ये है भी नहीं। सियासतदानों ने भी सियासतदानों के खिलाफ कवानीन बनाए, सियासतदान अभी सियासतदानों को जेर अताब लाए, लेकिन इससे हल नहीं निकलता।
हल इस तजवीज में है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान दी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब ब्यूरो कवानीन में तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन आज की समाअत के दौरान अदालत के जो रिमार्क्स हैं पाकिस्तान के सियासी मसले का हल इन रिमार्क्स में है। अदालत ने कहा है कि कानून में अगर कोई खराबी है तो सियासतदान पार्लियामेंट में बैठकर वो खराबी दूर करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हालात खतरनाक हैं तो अपने साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग को बुझाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर इस मुल्क को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं सियासतदान होंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर ने भी बानी पीटीआई से पूछा आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालफत नहीं की। बानी पीटीआई ने जवाब दिया इनकी हुकूमत साजिश से गिराई गई थी, वो पार्लियामेंट जाकर इसी साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकते थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा सियासतदान पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ताहम अदालत में केस की समाअत के बाद रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद ने मीडिया से जो गुफ्तगू की इससे तासुर यही मिला कि पीटीआई भी अभी सियासतदानों के साथ मिलकर मसाइल हल करने को तैयार नहीं। यहाँ पे ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनसे बात होनी चाहिए। ट्रूली इलेक्टेड का मतलब जो फॉर्म 45 की पार्लियामेंट जिसको अवाम ने कौम ने जिसको वोट दिया है असल वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अवाम के नुमाइंदे वो होते हैं। केस की समाअत के दौरान यह शिकायत भी सामने आई कि बानी पीटीआई को वुकला तक रसाई नहीं दी जा रही। इस पर हुकूमत ने इन सहूलियात की तस्वीर जारी कर दी जो बानी पीटीआई को जेल में हासिल। साबिक वजीर आजम को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत दीगर सहूलियात दी गई हैं। इन्हें एक छोटा किचन और वर्जिश के लिए साइकिल भी दी गई है। जेल की राहदारी में इन्हें 2 मरतबा वॉक करने की इजाजत है। आज एक साबिक वजीर आजम के जेल के कमरे की तस्वीर सामने आई है, लेकिन हमारे तो हर वजीर आजम को ही जेल भेजा गया, हमारे तो हर सियासतदान पर केस बनाए गए और बाद में कोई भी केस साबित न हो पाया। अदालतों ने करार दिया कि ये केस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे, सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए थे, किसी की अना को तस्कीन देने के लिए बनाए गए थे। ये सब कुछ जो किया जाता रहा और किया जा रहा है इससे हल नहीं निकलता। साबिक वज़ीर आज़म भी इसी तरह जेल के सेलों में कैद रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में 7x10 फीट की कोठड़ी में कैद किया गया था। इन्हें एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बीबीसी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर सलमान तासीर की लिखी किताब का हवाला दिया। इसके मुताबिक भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को यह बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया ताकि इन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही ना पड़े। जब नवाज शरीफ को अडयाला जेल में कैद किया गया तो यहां इन्हें एक क्लास दी गई थी। इस एक क्लास में कैदी को 2 कमरों पर मुहित एक अलग बैरक दी जाती है जिसके एक कमरे का साइज 9x12 फीट होता है। इस क्लास के कैदी के लिए बेड, फ्रिज, टीवी और फर्नीचर के अलावा अलग बावर्ची खाने की सहूलत मौजूद होती है। एक क्लास के कैदी को जेल का खाना खाने की बजाय अपनी पसंद का खाना पकाने की भी इजाजत होती है। इसके अलावा एक क्लास में रहने वाले कैदी को 2 मुशक्कती भी दिए जाते हैं। लेकिन फिर जब नवाज शरीफ को अडयाला जेल रावलपिंडी से कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया गया तो वहां ए क्लास सहूलत मयसर नहीं थी और इन्हें बी क्लास दे दी गई। यहां नवाज शरीफ की बैरक में एक बेड, मैट्रेस, रजाई, अखबार और टीवी फराहम किया गया और बैरक के सामने एक छोटा बागीचा भी था। मेरा मसला यह नहीं नाज़रीन कि वज़ीर आज़म को जेल में क्या सहूलियात मिलती हैं और क्या नहीं मिलती। मेरा मसला यह है कि वज़ीर आज़म ही जेलों में क्यों जाते हैं और जिन मुकद्दमात में वो जेल जाते हैं बाद में वो मुकद्दमात रुई के गालों की तरह उड़ क्यों जाते हैं या अदालतें खुद अपने ही फैसलों से रुजू क्यों करती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी 1979 में दी गई थी लेकिन अदालत ने 2024 में माना कि इन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला।
जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त भी कहा गया था कि कब्र एक है और मुर्दे दो। फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी सब मुकदमात खत्म हुए और अब बानी पीटीआई को भी तमाम मुकदमात में या तो बरियत मिल चुकी है या फिर जमानत। इस वक्त वो सिर्फ इद्दत के दौरान निकाह केस में जेल काट रहे हैं। कहना यह है कि मुकदमात बनते हैं, जेलें होती हैं, लेकिन फिर सब मुकदमात एक एक करके खत्म हो जाते हैं। बानी पीटीआई के दौर में भी इनके मुखालिफ सियासतदानों को जेलों में डाला गया, कोई नैब गर्दी का शिकार हुआ, कोई महकमा एंटी करप्शन के हत्थे चढ़ा। ये सब कुछ बानी पीटीआई के दौर में हुआ और इससे पहले भी यही दोहराया गया और हमारे मुल्क की सियासी तारीख में हमेशा से यही कुछ हो रहा है, लेकिन इससे हल नहीं निकलता। हल किस चीज से निकलेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफियों का एक पैनल होगा, उनसे हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद।